नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी बाय आर्यन शर्मा में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हिंदी गद्य से संबंधित हम लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपका टॉपिक कंटिन्यू चल रहा था कि अजंता जो चैप्टर का नाम था, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का हमने जीवन परिचय ख़त्म कर लिया था। आज अजंता चैप्टर से जुड़े महत्वपूर्ण गद्यांशों को मैं करवाऊँगा। महत्वपूर्ण गद्यांश कहने का मतलब कि जो कि आपके बैक ईयर पेपर्स में आ चुके हैं उन गद्यांशों को करवाऊँगा और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा। तो इसलिए पूरा वीडियो देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आपका पहला गद्यांश इसमें, मैं आशा करता हूँ आप बुक ओपन कर लिए होंगे। पहला गद्यांश इसमें पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया। यहाँ से लेके आपका लास्ट तक है पहाड़ पुलकित हो उठा, ये तक है। आपको मैंने एक चीज़ आपको पहले बता दिया कि संदर्भ आपका पाठ का नाम होता है और लेखक का नाम होता है। ये आपका संदर्भ होता है। संदर्भ सभी में सेम रहेगा आपका, जैसे कि पहला प्रश्न संदर्भ का ही रहता है। तो संदर्भ एक तरह से फ्री का नंबर रहता है अगर आपको पता है कि पाठ का नाम क्या है और अगर आपको लेखक का नाम पता है तो संदर्भ एक तरह से आपका फ्री का नंबर रहता है। अजंता इस पाठ का नाम है, लेखक का नाम डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय है। रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी है। इसमें दो प्रकार की रेखांकित अंश हैं। पहली यहाँ पे उनकी ज़मीन पर चित्रों की एक दुनिया ही बसा दी गई। और यहाँ पे दूसरा रेखांकित अंश है, उनके चेले कलावंतों में उनमें रंग भरकर प्राण फूंक दिए। ठीक है, ये बातें हैं। तो इसको आप रेखांकित अंशों को अगर आप रेखांकित अंशों की व्याख्या अगर आप मतलब समझ गए होंगे तो आप इसको अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम टाइम में। अगर आपको एकदम बेहतरीन तरीके से अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप अपने शब्दों में भी मिला के लिख सकते हैं। जैसे कि आप रेखांकित अंशों की व्याख्या कर लेते हैं। लेखक कहते हैं कि अजंता की चित्रकलाएं वर्तमान स्वरूप में कैसे आईं। इसके पीछे चित्रकारों ने कठोर परिश्रम किया था। पहाड़ को भीतर से खोखला करके उनकी दीवारों और छतों को रगड़ करके पहले चिकना किया गया, तब जाकर उस चिकनी ज़मीन पर दुर्लभ चित्रों की एक सुंदर दुनिया बसा दी गई। पहले आचार्यों ने लहरदार रेखाओं के द्वारा चित्रों के स्वरूप का सृजन किया, फिर उनके शिष्य कलावंतों ने उन चित्रों में रंग भरकर उसे प्राणवान बना दिया। तो ये था इस रेखांकित अंशों की व्याख्या। जैसे कि यह गद्य आपका 2014 के एसी सेट में आ चुका है। ठीक है, और अब देखते हैं यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है, पहाड़ों को किस प्रकार जीवंत किया गया। पर अब पहाड़ों को जीवंत बनाने में कलाकारों का कठोर परिश्रम रहा। कलाकारों ने पहाड़ को तोड़ा, उनके शिष्यों ने उसमें रंग भरे। तो इससे कह सकते हैं ये सब जीवंत के स्वरूप हैं। ठीक है, अब जो दूसरा गद्यांश है वो भी इसके नीचे दे रखा है। आपका कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, यहाँ से लेके आपका हटने का नाम नहीं लेता। यहाँ तक का आप अपने पाठ्य पुस्तक में ओपन कर लीजिए। इसमें आप जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं करवाता हूँ। आपका 2009 के एसी सेट में, 12 के सीई सेट में, 14 के एबी सेट में और 17 के एई सेट में आपका ये गद्यांश आ चुका है। ठीक है, तो वीडियो आगे ले चलते हैं और इसके आगे के जो भी गद्यांश है उनको भी हम जल्दी फिनिश करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा बनाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि काम की चीज़ें छोटी वीडियोस में ही बन सकती हैं। ठीक है, जैसा कि हम दूसरे पेज पे आ गए हैं। दूसरे पेज में आपका इस प्रकार से पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन वही है, संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ में आपको वही पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना रहेगा। अब रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या इसमें आपने जैसा कि देखा होगा, इसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या पूरा काफ़ी बड़ा थी। यहाँ देख सकते हैं कितना जीवन बरस पड़ा है इन दीवारों पर, जैसे फसने अजायब का भंडार खुल पड़ा हो। कहानी से कहानी बनती चली गई, बंदरों की कहानी, हाथियों की कहानी, हिरणों की कहानी क्रूरता और भय, दया, त्याग की। यहाँ से लेकर आपका पूरा कोई अजंता में जाकर देखें, यहाँ तक कि आपको व्याख्या करनी है। अगर आप अपने शब्दों में किस तरह कर पाएंगे, अगर आपको पता होगा कि ये इस लाइन का ये मतलब है, तो आप अपने शब्दों में भी ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, तो जैसा कि इधर आप व्याख्या देख सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहते हैं कि अजंता की गुफाओं दीवारों पर बने चित्र इतने सुंदर हैं कि उन्हें देखकर लगता है कि दीवारों पर जीवन उतर आया है। अजंता के इन भित्ति चित्रों का आश्चर्यजनक कहानियाँ सिमटी हुई हैं। चित्रों का एक दूसरे से ऐसा
सामंजस्य है, जैसे कि चित्र की कहानी से एक दूसरे चित्र की कहानी जुड़ी हुई है। सभी कहानियाँ श्रृंखलाबद्ध हैं। यदि जानवरों की कहानियाँ हो तो उसमें बंदरों की कहानियाँ, हाथियों की कहानियाँ, हिरणों की कहानियाँ आदि श्रृंखला बनी हुई हैं। मानवीय भावों की प्रदर्शित करने वाली कहानियाँ हैं। क्रूरता है, भय है, दया है और त्याग की कहानियाँ हैं। इस श्रृंखला में यह निर्दयता को चित्रित किया गया है कि वहीं दया की कहानियों का भी सुंदर चित्रण है। मानो दया का सागर भी उमड़ आया है। जहाँ पाप का चित्रण है वहाँ क्षमा का भी चित्रण है। ये सब हैं इसकी रेखांकित अंशों की व्याख्या। अगर आप इसको समझ गए हो तो आप अपने शब्दों में भी जाहिर सी बात है आप कर सकते हैं। पहला प्रश्न अब देखते हैं, थर्ड का पहला प्रश्न, दीवारों पर बने चित्र किन किन से संबंधित हैं? दीवारों पर बने चित्र आपके राजा, कंगले, भिक्षु और नर नारी, मनुष्य, पशु से संबंधित हैं। उसमें हैवान और हैवानियत को, मनुष्य और मनुष्यता को भी कैसे जीता जा सकता है दर्शाया गया है। ठीक है, ये सब संबंध रखते हैं। अब देखते हैं कलाकारों ने किसके जीवन का चित्रांक किया है। कलाकारों ने बुद्ध के जीवन का प्रधान घटनाओं का ऐसा चित्रांकन किया है कि आंखें अटक जाती हैं, हटने का नाम नहीं लेती हैं। तो मैं एक आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वीडियो के बीच में कि इसके पहले जितने भी लेक्चर आए हैं मैं आशा करता हूँ वो सारे लेक्चर आपने ज़रूर देखे होंगे। इसके पहले आपका डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय भी देख लीजिए, वो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स से। हम कोर्स उतना ही आपका करवा रहे हैं जितना कि आपका 30% इस बार का लेस है। 30% लेस से ही हिसाब से आपका कोर्स करवाया जा रहा है कि काफ़ी बच्चे कंफ्यूज ना हो। इस वजह से फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ में 30% आपका कम नहीं करवाऊंगा। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ आपको आगे काम देगा, इस वजह से उसमें आपका कोई 30% लेस नहीं रहेगा चैप्टर्स में। आप 30% मिला लीजिए। अगर आपको जैसा 30% नहीं पढ़ना तो उतना मत पढ़िए। पर मैं 30% नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरा फुल पढ़ा रहा हूँ। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ ये तीनों चीज़ें, ठीक है। फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ और बायो, ये चारों चीज़ें मैं फुल चैप्टर पढ़ाऊँगा। 30% इसमें कोई रोल नहीं। पर हिंदी में 30% को लेके चल रहे हैं। हिंदी में आपको सिर्फ 30% इस साल पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ईयर देखेंगे गवर्नमेंट कैसा क्या नियम निकालती है, उसके हिसाब से नेक्स्ट ईयर का सिलेबस थोड़ा चेंज होगा, तो नेक्स्ट ईयर भी चलेंगे और क्लासेस, ठीक है। तो आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। और वीडियोस पीछे के जितने हैं आप ज़रूर देखिए, चाहे वो फिज़िक्स की हो, चाहे मैथ की हो, केमिस्ट्री की हो, ज़रूर देखिए क्योंकि उसमें बहुत आपको ज्ञान प्राप्त होने वाला है। अब इसमें जो तीसरा आपका खंड का मतलब गद्य है वो आपका है, मैं आशा करता हूँ आप पाठ्यपुस्तक में इसे ओपन कर लिए होंगे। इसमें जो आपका तीसरा खंड का मतलब गद्य है, उधर और उधर वह बंदर का चित्र है, यहाँ से लेकर आपका है पूरा यहाँ तक, इन दीवारों पर देख सकता है, ठीक है। यहाँ तक है आपका। इसमें जैसे कि प्रथम प्रश्न है वही संदर्भ लिखना है। संदर्भ में आप पाठ का नाम और लेखक का नाम लिख देंगे। और जैसा कि रेखांकित अंश इसमें क्या है, खाने खिलाने, बसने बसाने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंच नीच, धनी गरीब के जितने नज़ारे हो सकते हैं सब आदमी अजंता की गुफाओं के इन दीवारों पर देख सकता है। अब इसकी एक व्याख्या करनी है। रेखांकित अंशों की व्याख्या कुछ इस प्रकार से है। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक का कहना है कि अजंता के चित्रों को एक तरफ से जाइए तो इधर उधर बंदरों का चित्र दिखाई पड़ेगा। इन चित्रों में स्वाभाविकता और गतिशीलता देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है। अगले चित्र में दिखाई पड़ता है कि कमलों से भरे तालाब में विहार करता हुआ गजराज कमलदंडों को तोड़ कर हाथनियों को दे रहा है। महलों में प्यालों के सिलसिले चल रहे हैं। अगले चित्र में बीमार रानी का दम घुट रहा है, वह मृत्यु के सन्निकट है। इस तरह मतलब एक तरह से ये कह रहा है ये रेखांकित अंश की हम अजंता में हर चीज़ की व्याख्या देख सकते हैं। हर चीज़ वहाँ पे आप जब घूमेंगे टहलने जाएंगे, अजंता बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे ज़रूर जाइए आप घूमने। बहुत कुछ भ्रमण, आप पूरा हिंदुस्तान आप भ्रमण करते हैं तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलता है, क्योंकि भ्रमण भी अपने आप में एक ज्ञान है, ठीक है। तो आप जाइए ज़रूर, वहाँ पर जो सीखने वाली बातें हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति करिए। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं वहाँ पर ऊँचा नीचा सामाजिक दृश्य कई चीज़ें बताई गई हैं, जंगल नगर, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पर काफ़ी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आदमी अजंता की गुफाओं की दीवारों पर क्या देख सकता है? आदमी अजंता की दीवारों पर यही आपको, जैसे मैंने अभी व्याख्या में बताया ना, खाने खिलाने, बसने, नाचने गाने, कहने सुनने, वन नगर, ऊंचा नीचा, धनी गरीब, ये सब चीज़ें आपका अजंता की गुफाओं में देख सकता है आदमी, ठीक है। मतलब ये अजंता की गुफाएं एक तरह से
मानवीय दृष्टिकोण पे बनी है। मानवीय दृष्टिकोण कहने का मतलब कि जो आम इंसानों में चल रहा है उस पे बनी हुई हैं ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। ये जैसा कि आपका थर्ड गद्य था ये भी फिनिश हो गया। अब 2 गद्य आपके बहुत इंपॉर्टेंट और हैं। ये जैसे ये वाला गद्य आपका 2012 CF सेट में आ चुका है, ठीक है। 2 गद्य और मैं करवाऊँगा जो कि इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 गद्य कुल हो गए टोटल इस चैप्टर से। ये 5 अगर आप डिटेल में स्टडी कर लेते हैं तो ज़रूर आप डेफिनेटली, अगर इनमें से कोई एक गद्य आ गया तो आप ज़रूर 6 नंबर ज़रूर ले जाएंगे, ठीक। जो अब इसमें देखते हैं और आगे गद्य क्या है। जो इसमें आगे ये गद्य हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि आप पाठ्यपुस्तक में इस गद्य को ओपन कर लीजिए, नहीं तो इसमें वीडियो में ही आप देखते रहिए इस प्रकार से, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ बस मेरी बातों को सुनिए और जिस प्रकार वीडियो में दिख रहा है जो जो चीज़ें लिखी हैं उनको भी पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, इन पिछले जन्मों में बुद्ध ने गज, कपि, मृग आदि के रूप में विविध योनियों के में जन्म लिया था। ये सब यहाँ से लेकर आपका पूरा गाँठ खोल दी है। यहाँ तक का संदर्भ आपका वही रहेगा, अजंता और डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, यही चीज़ है। रेखांकित अंश क्या है, किस प्रकार पशुओं तक ने मनोविचित व्यवहार किया था, किस प्रकार औचित्य का पालन किया था, यह सब उन चित्रों का में असाधारण खूबी से दर्शाया गया। यहाँ से लेके आपका व्याख्या है, पूरा रेखांकित अंश है, इसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध ने हाथी, बंदर व हिरण आदि योनियों में जन्म लिया और विश्व के कल्याणार्थ दया और त्याग का आदर्श स्थापित करते हुए आत्मस्थ हो गए थे। तत्कालीन परिस्थितियों में पशुओं तक के किस प्रकार मनोचित व्यवहार किया गया और किस प्रकार सच्चे मार्ग का अनुगमन किया गया, ये सब बातें चित्रित की गई हैं इसमें, ठीक है। अब देख सकते हैं इसमें अपनी जानकारी की गांठ खोलना का आश्चर्य इसमें क्या है, स्पष्ट कीजिए। कोई भी चीज़ सार्वजनिक कर देना मतलब सबके समक्ष उसकी झांकी प्रस्तुत कर देना, ये होता है गांठ खोल देना, ठीक है। मतलब कि सार्वजनिक करने का मतलब कि जो मानवीय चित्रण वहाँ पे हुआ है वो उसको पूरा सार्वजनिक कर दिया गया, मतलब किसी से छुपाने की कोशिश नहीं की गई है। वहाँ पे जो चीज़ें आपको दिखाई गई हैं वो रियलिटी में होती हैं और यही सब चीज़ें हमारे इस जीवन में चल रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 5वां गद्यांश आप देखते हैं, ये आपका जो इसके पहले वाला था चौथा गद्यांश वो 2013 के DK सेट में आ चुका था। ये जो 5वां है ये आपका 2014 के AD सेट में आ गया था। तो ये सब रिसेंट के आपके मतलब आपका जो UP बोर्ड होता है UP MSP वो आपका रिसेंट के 6 से 7 साल के जो बैक पेपर्स होते हैं उनमें से ही क्वेश्चन उठाता है। तो अभी ये तो ज़्यादा रिसेंट में ही है, ठीक है, मतलब 8 साल के करीबन में है। तो इसको ज़रूर उठा रहे क्योंकि वो कोशिश करेगा, क्योंकि हर साल वो चैप्टर्स मतलब बदल के टॉपिक देता है। बदल टॉपिक देने का मतलब कि किसी ने एक सेट में आपका अगर फंस गया वो टॉपिक, अगर आप पढ़े हो तो डेफिनेटली कर जाओगे, अगर आप नहीं पढ़े हो तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आप पढ़े हो तो आपका 6 नंबर आपका पक्का। तो इसमें आप देख सकते हैं जो 5वां गद्यांश है कुछ इस प्रकार है। अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना द्वितीय स्थान रखता है। यहाँ से लेके आपका पूरा लास्ट तक है, वंचित ना रह सका, यहाँ तक है। उपयुक्त संदर्भ में आप क्या कह सकते हो कि आपका रहेगा अजंता और पाठ का नाम रहेगा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। और रेखांकित अंशों की व्याख्या आप देख सकते हैं जैसा कि लिखा है इसमें, इतने प्राचीन काल में यहाँ से लेकर आपका पूरा यहाँ तक है, चित्र कहीं नहीं बने यहाँ से, और फिर यहाँ से आपका देख सकते हैं उसका प्रभाव पूर्व के देशों की कला पर तो पड़ा ही, यहाँ से लेकर आपका पूरा वंचित ना रह सका, यहाँ तक का है। रेखांकित अंशों की व्याख्या देख लेते हैं। प्राचीन काल के संपूर्ण विश्व में कहीं भी अजंता के चित्रों के समान इतनी प्राणवान, गतिशील, जैसे अधिक संख्या में चित्रकथाएं कहीं नहीं बनी प्राप्त होती हैं, मतलब एक तरह से कहीं नहीं है पूरे विश्व में, ये बताने की कोशिश की है। अजंता एक में खुद ही अद्वितीय है, एक तरह से देख सकते हैं ना। अजंता के इन प्राणवान चित्रों का प्रभाव पूर्ववर्ती देशों की कलाओं पर पड़े ही है। इसके अतिरिक्त मध्य और पश्चिम एशिया देशों में भी उसके हितकारिक प्रभाव से मुक्त हो न सके हैं। आशय यह है कि अजंता चित्रकलाओं का प्रभाव संपूर्ण एशिया के देशों में कलाओं में पर स्पष्ट रूप से पड़ा है, ठीक है। और इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, अजंता की चित्रकला का बाहर के देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। अजंता की चित्रकला का बाहर के देशों पर आपका कल्याणकारी प्रभाव पड़ा। तो जैसा कि आपका ये पाँचों, जैसा कि आपका महत्वपूर्ण गद्यांश था हमने फिनिश कर लिया। इस चैप्टर से आपका पूरा जितना भी आपका टोटल टॉपिक था जीवन परिचय का, गद्यांश का, वो दोनों टॉपिक्स फिनिश हो गए।
अब मैं ये आपको एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि आपका जैसा कि गद्य का जो पूरा एक सेक्शन था हिंदी गद्य का, वो हिंदी गद्य का आपका पूरा सेक्शन जो 30% लेस किया गया था यूपी बोर्ड द्वारा, वो पूरा आपका चैप्टर फिनिश हो चुका है। चारों चैप्टर मैंने फिनिश करवा दिए हैं आपके गद्य के। आप अब अपनी तैयारी अपने से कर सकते हैं। अब हमारी क्लासेस चलेंगी सिर्फ आपकी हिंदी काव्य की चलेंगी, और भी आपकी संस्कृत की चलेंगी, व्याकरण की चलेंगी और खंड काव्य की चलेंगी। और कुछ ये सब कंप्लीट होने के बाद आपके मैं लास्ट में कुछ निबंध की क्लासेस वो सब करवा दिया करूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक था हमारा पूरा टॉपिक। जैसा कि मैं आशा करता हूँ पूरा टॉपिक आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यहाँ तक का ये जो पूरा टॉपिक था, इसको अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, उनको भी हेल्प हो सके, वो भी इस वीडियो से अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है, अपने पास ज्ञान रखने से नहीं आता। ठीक है, तो अगर आपको अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, ज़रूर उनको शेयर करिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। जय हिंद, नमस्कार।